मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वैसे सब लोग जानते हैं इनको, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। सर का बीएमएस हुआ है, बीएमएस करके सर ने एमडी काय चिकित्सा में किया है आर्य पोदार कॉलेज से। उसके बाद सर ने मतलब जो नेशनल पेपर प्रेजेंटेशन होता है उसमें सर 4 बार विनर भी रह चुके हैं। दूरदर्शन जो चैनल है सबको पता होगा, बचपन में देखा है सब जन ने, उस पे सर ने होस्ट भी किया है, जो हेलो डॉक्टर करके शो आता है उसमें। ओके। फिर सर का बहुत सारे सिटीज में अलग अलग जाके जगह पे जाके सर जो स्टूडेंट्स है बीएमएस के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें वो स्किन के बारे में बहुत सारा जो भी आयुर्वेद से या फिर मॉडर्न से किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए सब सर वहां पे बताते हैं। ओके। सर का डर्मा एकेडमी नाम से सेशन भी स्टार्ट है, सर उससे बहुत सारा गाइड करते हैं। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जैसे जो भी बीएमएस स्टूडेंट है, जैसे हमारा जो शो है इसका नाम है द प्रैक्टिकल टॉक, इसमें हम लोग ज्यादा करके जो बात करते हैं, जो लोग मतलब कंफ्यूज हैं, जिनके आगे मतलब एक डार्कनेस है कि बीएमएस करने के बाद हम लोगों को आगे क्या करना है, तो ये मेन सेशन हम लोग उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किए ताकि उनको भी एक सेल्फ डिस्कवरी मिले। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करते रहना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो ये मेन उसी के लिए सीरीज है। तो आज सर बताएंगे कि इन्होंने अपना जर्नी किस तरीके से स्टार्ट किया, अपने आप को इन्होंने किस तरीके से डिस्कवर किया, आज हम लोग ये देखेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आप जब बीएमएस में जब आए तो आपके दिमाग में क्या था, जब बीएमएस कंप्लीट हुआ तो आपके दिमाग में क्या था कि पीजी करना है या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है या फिर किस तरीके से करना है? ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। एक्चुअली जब मेरा बीएएमएस कंप्लीट हुआ था 2019 में, तो एक साल के वक्त कोविड आ गया था। तो मेरा कोविड का फर्स्ट वेव के टाइम में मेरा इंटर्नशिप चालू था। तो ओके तब तो ऐसा कोई पीजी सर। का और प्लान नहीं था। बट 6 मंथ हमारा जब इंटर्नशिप कोविड में चला गया तो थोड़ा थोड़ा पीजी का पढ़ने का चांस मिला। एंड फिर तो ओके सिक्स सर। मंथ हम घर में थे, 3 मंथ हम लोग ने पीएचडी की, 3 मंथ फिर बाद में सिविल किया। तो इस 12 महीने में पीजी का एक भी वर्ड पढ़ा नहीं था। उसके बाद जो 6 महीने मिले कोविड के सेकेंड वेव में, तो मैं घर में था, कोई ड्यूटी नहीं कर रहा था। मैंने पीजी का पढ़ाई ऐसे स्टार्ट किया था, बट इंटरेस्ट आ गया 5 मंथ्स में, फिर मैंने पीजी भी क्रैक कर दिया। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं तो आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज इट कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट सीधे सीधे पढ़ते गया और हो गया। तो ओके सर। तो मतलब अभी जैसे आपका जो आपने जैसे बताया कि पढ़ते गए और हो गया, मतलब आप पढ़ने में बहुत ज्यादा जैसे होशियार थे या फिर आपको लगा कि अब करना चाहिए मुझे पीजी, इस तरीके से था? एक्चुअली पीजी का हार्डकोर कोई प्लान नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब कोविड में एग्जाम 6 मंथ्स आगे गया, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी समझी कि अभी 6 मंथ है अपने पास, तो शायद अपन पीजी का पढ़ सकते हैं। लेकिन वो पीजी का पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग है और थोड़ा सा रूटीन जैसा है, बट उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का कोशिश किया तो मुझे पता चला कि वो सही था, कितना ब्यूटीफुली लिखा गया है। मैं रिवर्स रीडिंग करता था, मैं खुद मेरे एमसीक्यूज बनाता था और उसको खुद से प्रैक्टिस करता था, लाइक रिवर्सली रीडिंग। मैंने मेरे वीडियो में भी बोला है। फर्स्ट थिंग वैसा। एंड सेकंड थिंग ऐसा कि मेरे जो गुरु है मंडलिया सर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी पंप अप कर दिया था कि तुमको पीजी करना चाहिए। अभी फ़ायदा ऐसा है पीजी करने का कि अगर तुम गवर्नमेंट से पीजी करते हो 3 इयर्स के लिए, तो तुमको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा है। अभी जैसा मेरा स्टाइपेंड बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ शायद, तो 91,000 है। तो अगर तुमको 91,000 स्टाइपेंड मिल रहा है तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ पढ़ना है, तो खुद का ग्रोथ राइट। करना है, खुद के ग्रोथ पे तो यस, फिर वो वैसे हुआ। एक तो मंडलिया सर थे, एक पीछे मेरे पेरेंट्स थे, थर्ड मेरा डिसीजन था कि पीजी करना चाहिए, और एक फोर्थ जो कोविड का मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला वो। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बीएमएस करके एमडी किया, एमडी काय चिकित्सा में किया, अभी मैं फिर आपका सर स्किन में इंटरेस्ट कैसे आया? अभी मैं प्रेजेंटली आई एम इन थर्ड ईयर काय चिकित्सा इन पोद्दार हॉस्पिटल मुंबई। सो बेसिकली व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीएएमएस, तो मैं फाइनल ईयर में मंडलेगा सर के पास था, मुलुंड में। तो उनका ओके जब सर। मैं मेडिसिन अटेंड करता था, सर बार बार ऐसा बोलते थे कि अगर मैं 1 रुपी अर्न करता हूँ तो 75 पैसा जो है वो स्किन के थ्रू अर्न करता हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा इंटरेस्ट था कि इतना क्या है सर के पास जो 75 पैसा, जो मतलब 75% ऑफ हिज इनकम इज फ्रॉम स्किन। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा था। जब मैंने सर का क्लिनिक अटेंड किया, तो सर से मुझे डरमेट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया तो लगा था कि इतना इजी है, 17-18 डायग्नोसिस है, और जो रूटीन डायग्नोसिस उसमें फंगल हो गया, एक्जिम हो गया, सोरेसिस हो गया, लाइकन प्लानस हो गया, एक्ने हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। ये 4-5 अपने को अच्छे से पकड़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है, एंड देन वी कैन मूव अहेड। बट ये 17-18 डायग्नोसिस, जो रूटीन डायग्नोसिस के अलावा बाकी जो डायग्नोसिस थे, लाइक जो
जो रूटीन नहीं है वो भी सेम दिखते हैं 17-18 डायग्नोसिस के तरह। तो अब मुझे लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज ड्यू टू मंडलेरा सर का क्लिनिक। एंड सेकेंडली व्हेन मेरा पीएचसी में पोस्टिंग लगा था, खड़ौली पीएचसी में, तो हम लोग है ना वो जो खिड़की से पेशेंट देखते थे, क्योंकि कोविड था तो टच वच नहीं होता था। तो मोस्ट ऑफ द ओके। पेशेंट्स वो विजुअल इससे हम लोग डायग्नोसिस करके वी टू ट्रीट देम। तो डर्मेटोलॉजी इज अगेन विजुअल स्पेशलिटी, सेकंड थिंग। तो मैक्सिमम जो मैंने पेशेंट देखे मैंने पीएचसी के दौरान देखे हैं, और इससे मुझे ये मैसेज देना है कि लोग जो पीजी के चक्कर में पीएचसी या फिर सिविल ऑफ ले लेते हैं, तो सबसे गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रोथ होने वाला है तुम्हारा वो बाहर वाले इंटेंसिव की वजह से होने वाला है। और जब पीएचसी में मैं खड़ौली में किया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा डर्मेट के केसेस वही देखने मिले। लाइक इन अ डे, मैं तो मजाक में बोलता हूँ मेरे लेक्चर में, लेकिन इन अ डे अगर तुम नेट पे जाके सर्च करोगे, जैसे बोलता है मदद, अगर तुम नेट पे जाके सर्च करोगे कि स्कैबीज के मैक्सिमम केसेस दिन में किसने ज्यादा देखे, तो शायद मेरा नाम आएगा, क्योंकि लिटरली मैंने 16 to 18 केसेस ऑफ स्कैबीज एक दिन में देखे, इतना फुल ओपीडी में। तो वो पीएचसी खड़ोली एंड देन फिर नासिक सिविल में जो मैंने डर्मेट पढ़ा, उसके बाद फिर मैं खुद से पढ़ते गया। अगेन मंडलेरा सर का मेथड था ही आफ्टर। तो दिस ओके वाज द सर। रीजन। दूसरा सर सवाल ये है कि जैसे आपका कोर क्या है, मतलब आप आयुर्वेद को लेके चलते हो या फिर मॉडर्न को लेके चलते हो या फिर दोनों को मिक्स करके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड आई फ्रॉम मंडलेरा सर अगेन, तो मेरा एलोपैथी अप्रोच था इनिशियल डेज में। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड पीजी, जब पीजी फर्स्ट ईयर में गया, तो मैंने रिजल्ट्स देखना शुरू किए। और सेकेंड थिंग ऐसा हो कि एक्सीडेंटली मेरे से रिजल्ट्स आते गए, तो फिर मेरा धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ खिंचाव बढ़ता गया। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है आयुर्वेद में सर की जो है ना एक्सप्लोर करना चाहिए। एक मैंने जब मेरे फर्स्ट फ्यू पेशेंट्स ट्रीट किए थे, वो मैं उनका फैमिली डॉक्टर बन चुका हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने उनका अर्टिकेरिया ठीक किया। तो उनके वाइफ भी, उनके बच्चे भी मेरे पास कोई ना कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए आते हैं। तो वो जो इनिशियल डेज में जो मैंने ब्लाइंडली जब शुरू किया था फर्स्ट ईयर में, तो पता नहीं था कि शायद मैं इतना आगे तक इसमें लूंगा। बट इनिशियल डेज में तो जब रिजल्ट्स देखना शुरू किया तो फिर मेरे को लगा कि आयुर्वेदा इज रियली गुड साइंस। एंड देन फिर मैंने जब कैरी किया, अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर उसको टेक्निकली अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी जैसे अभी हम, मेरा ठीक चल मतलब अभी ज्यादा करके आपका जो कोर कोर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेद है। रहा है। ओके सर, जैसे अभी आयुर्वेद में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, अभी सब संहिता में लिखा हुआ है, तो इसको अगर स्टूडेंट को जिसको भी प्रैक्टिस करना होगा, तो ये सब जितना भी कोर है स्किन से रिलेटेड, इनको लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? या फिर कोई ऐसा अलग से कोई बुक है जिसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ ओके। है? हाँ, तो ऐसा है कि मुझे बुक्स के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ कि मुझे पूछते हैं कि बुक्स कौन सा यूज़ करना चाहिए अगर तुमको डर्मेटोलॉजी पढ़ना है तो 3-4 बुक्स है, आई कैन नेम दैम। फर्स्ट इज इफ यू वांट टू स्टार्ट इनिशियली, लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट व्हाट इज डर्मेटोलॉजी, बेसिक डिसीजेस, रूटीन केसेस, तो आप खोपकर सर का बुक, उदय खोपकर सर का बुक पढ़ सकते हो। सेकंड आपके पास है IADVL का टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक इज फिट्स पैट्रिक, जो डर्मेटोलॉजी का बुक है। एंड रुक्स एक फोर्थ बुक है डर्मेटोलॉजी का। और IADVL के सारे बुक्स जो है वो काफी अच्छे बुक्स हैं। फिर आपने जैसे पूछा कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो एल महादेवन सर का जो बुक है आयुर्वेदा का, वो अच्छा है ऑन द बेसिस। उसमें कंपैरेटिव स्टडी अच्छा दिया है, उसमें कंपाइलेशन अच्छा दिया है। बट तुमको अगर पढ़ना है फॉर डर्मेटोलॉजी, तो आई थिंक संहिता ही तुम्हारा बेस्ट कंपेनियन होना चाहिए। संहिता से तुम रेफरेंसेस निकालो, नॉट ओनली कुष्ठ, कुष्ठ इज अम्ब्रेला टर्म फॉर एवरीथिंग, बट कुष्ठ के साथ साथ जो शुद्र कुष्ठ है शायद उस पर ही तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके साथ विसर्प आता है, फिर उसके साथ बाकी जो स्किन डिसऑर्डर्स है। तो उसको ओवरऑल तुम सारे सहिता से जब पढ़ोगे, कौन सा चीज रिपीट हुआ है, कौन से सिम्टम्स रिपीट हुए, कौन से ड्रग्स रिपीट हुए हैं, उस हिसाब से तुम तुम्हारा खुद का प्रोटोकॉल सेट कर सकते हो। तो आई थिंक संहिता विल बी द बेस्ट इफ यू वांट टू रीड। देयर इज नो सच गुड बुक। एंड गुड बुक का मतलब ये होता है कि जिसके साथ तुम सेटल होते हो। गुड बुक का ये नहीं कि मैं यूज करता हूँ तो बहुत बेस्ट बुक है, जिसके साथ तुम सेटल होते हो वो बेस्ट बुक है तुम्हारे लिए। ओके सर, सर ने बहुत अच्छे से बताया। बुक्स एकदम जरूरी है, क्योंकि उससे अपने को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि हम लोग का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा सर सवाल ये, जैसे भी हम लोग जब स्किन का जैसे बात आता है, तो बहुत सारे लोगों का बोलना है कि इसमें जो ट्रीटमेंट है, अगर आयुर्वेद के थ्रू जाते हैं तो स्लो ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, उतना असर नहीं दिख रहा है। तो इस चीज को हम लोग किस तरीके से पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं? या फिर इस केस में हम लोग को थोड़ा सा स्टेरॉइड हो गया या फिर एंटीहिस्टामिक ड्रग हो गया, ये सब यूज करके थोड़ा सा उनको कन्विंस करना है, फिर अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट रखना है? तो ऐसा तो अभी मैं नहीं करता हूँ, मैं मिक्स तो नहीं करता हूँ कोई भी ड्रग।
बट आपने जैसा बोला कि स्लो है, तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा स्लो है। अभी रिसेंटली मैंने इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का केस पोस्ट किया था, जस्ट वन 2 और 3 मंथ्स बैक। तो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस के केस को हम लोग ने एडमिट करके 15 डेज के अंदर उसका पूरा क्लियर भी किया है। एंड सेकेंडली, जो स्किन डिसऑर्डर्स है उनमें वो उतार चढ़ाव वो चलते रहेगा। आप एनी पैथी, कोई भी पैथी यूज करो, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहता है। और आज अगर आप कोई स्किन का केस लेते हो तो 3 मंथ बाद उसका तुम 50% रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर तुम राइट डायरेक्शन में हो तो। ऐसा मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से। तो रिजल्ट स्लो है, आई डोंट थिंक सो। इफ यू आर यूजिंग गुड मेडिसिन, इफ यू आर टारगेटिंग द हेतु, definitely you can get results in 15 to 20 days to 1 month also. And in Vagbhat also there is a beautiful reference. If you are not getting results in 8 days, change the medicines. तो उसमें भी ऐसा है कि कोई स्लो नहीं है, एवरीथिंग इज फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट। तो इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस कि मैं फंगल में भी उनको 1 वीक में रिजल्ट दे रहा हूँ, सोरियासिस में भी उनको 15-20 डेज में रिजल्ट दे रहा हूँ, और एक्जिमा के केसेस में भी मैं 1.5 मंथ 3 मंथ में रिजल्ट दे रहा हूँ। मतलब विजिबल रिजल्ट दे रहा हूँ। पूरा ठीक होने में उनको जितना टाइम लगना है उतना लगता ही है। तो ऐसा है, तो स्लो तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट इफ यू डूइंग इन राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली इट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट। ओके सर। सर दूसरा है, जैसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैंने मुंबई में भी प्रैक्टिस किए हैं, मुंबई से बाहर भी किए हैं, तो मेन सबसे ज्यादा जो स्किन से रिलेटेड डिजीज है वो मुंबई में है, फिर मुंबई से बाहर है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं रिमोट एरिया में ज्यादा केसेस देखने को मिलता है, फिर मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में ज्यादा देखने को मिलता है? मतलब ये सवाल पूछने का मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ का जो खान पान है थोड़ा सा अलग है, बाहर का थोड़ा सा अलग है, तो उससे कुछ रिलेट करता है क्या? तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपना अनूप देश है फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई। और यहाँ पर तुमको ऑटोइम्यून डिसीजेस प्लस स्किन डिसऑर्डर्स, डेफिनेटली स्किन डिसऑर्डर्स एंड ऑटोइम्यून डिसीजेस तुमको देखने ही मिलने वाले 101%। और तुम्हारा जो स्किन डिसऑर्डर्स का अप्रोच है ट्रीट करने का, वो डेफिनेटली तुम्हारा जगह टू जगह डिफर करता है। लाइक इन खड़वली, अगर मैं पीएचसी खड़वली में हूँ, मैं मेरा इंटर्नशिप कर रहा था, तो मेरे लिए हाइपोपिगमेंटेशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेप्रेसी था। लेकिन जब मैं मुंबई में आया और मैं पोदार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हाइपोपिगमेंटेशन शायद टीनिया वर्सिकुलर है। और अगर मैं मुलुंड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज अ रिच एरिया, तो मेरे लिए वो हाइपोपिगमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डायग्नोसिस विल बी पिटीरियासिस अल्बा। तो इट ऑल डिफर्स विद प्लेसेस टू प्लेसेस, बट डेफिनेटली स्किन के केसेस हर जगह उतनी ही है। और मैंने बाकी जगह जगह तो नहीं, बट नासिक में मैं वंस इन अ मंथ कभी तो प्रैक्टिस करने जाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एस्थेटिक्स को लेके इतना ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है जितना डर्मेटोलॉजी को लेके है। और मुंबई में तो एवरीथिंग इज लाइक अच्छा ही है सब तरफ। तो ज्यादा केसेस में अगर देखूँ तो इन्फेक्शियस डिसीज रिलेटेड रिलेटेड टू स्किन, इन्फेक्शियस डिसीज विद रिस्पेक्ट टू स्किन मैंने खड़ोली में देखे हैं, बट ऑटोइम्यून डिसीज में मेन मुंबई में देख रहा ओके। सर ने जैसे बोला कि ऑटोइम्यून डिजीज सर ने मुंबई में सबसे ज्यादा देखा है, फिर दूसरा सर ने बोला कि जो प्लेस टू प्लेस हर चीज वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हम लोग जैसे फोर्थ ईयर में स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, पीजी फर्स्ट ईयर में भी हम लोग स्टैटिस्टिक रिसर्च पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक रिसर्च का एक बहुत बड़ा ये है कि स्किन के जो डिजीज है इस पे हम लोगों को कितना, मतलब जो भी डिजीज हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसका नंबर अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर अगर हम लोग को प्रेजेंटेशन करना है या फिर आगे कुछ फाइलिंग करना है तो वहां पे एक बहुत अच्छा काम आता है। और स्टैटिस्टिक का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उससे हम लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम लोग ने जो मेडिसिन दिया है उससे ये ट्रीटमेंट आ रहा है, तो उसका एक हम लोग कंक्लूजन भी अच्छा से निकाल सकते हैं। और हर आदमी देखेंगे तो एक बार स्किन डिजीज से सफर करता ही है, तो उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें भी स्कोप अच्छा है, करियर अच्छा है, अपने पास एक बार तो इंसान आएगा ही आएगा स्किन से रिलेटेड। सर अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आपने भी बोला एस्थेटिक का हो गया, ट्राइकोलॉजी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब स्किन, जैसे भी अगर हम लोग स्किन की बात कर रहे हैं तो डिजीज पे फोकस करना है या फिर कॉस्मेट में किस तरीके से करना है, ट्राइकोलॉजी में किस तरीके से करना है, बहुत लोग लेजर ट्रीटमेंट आ गया, ये सब आ गया, तो ये सब के बारे में थोड़ा सा सर। हूँ। तो डेफिनेटली आपने जैसे बोला, कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी इज अ वाइट कॉलर ब्रांच विद रिस्पेक्ट टू डर्मेटोलॉजी, एंड इट इज डेफिनेटली अ ग्रोइंग ब्रांच। But even in my practice, like when I am practicing in Khurdar also, so जब मेरा initial days में मैं थोड़ा सा जब पॉपुलर हुआ था, it was because of cosmetology only, because मैं अकेला था जब मैंने पीआरपी स्टार्ट की थी। तो पीआरपी जब मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज इट्स एन एमडी सेट, इट्स अ गवर्नमेंट सेट, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा ग्राउंड था। तो मैंने पीआरपी हेयर के लिए भी किया है, स्किन रिजुनेशन के लिए भी किया है, अल्सर्स में भी किया है, ल्यूकोडर्मा में भी किया है, और मल्टीपल यूजेस के यूजेस इवन इन नी जॉइंट पीआरपी भी किया है। सो डेफिनेटली अगर कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी इट्स अ ग्रोइंग ब्रांच,
अगर आप आपके स्किन प्रैक्टिस के साथ, इवन आपके आयुर्वेदा प्रैक्टिस के साथ उसको कोलैबोरेट करते हो अच्छी तरह से, तो आपको रिजल्ट्स में रिजल्ट्स बेटर मिलने ही वाले हैं अगर सोलो आप देखो तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हेयर के लिए देखूं, तो मैं हेयर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आयुर्वेदिक के लिए मैं ट्रीट करने जाऊँ तो आई फोकस ऑन रस धातु, आई फोकस ऑन अस्थि धातु, आई फोकस ऑन शुक्र धातु मेनली, then I focus on male and other cell dhatus. But along with that, that is my internal treatment with respect to dhatus, with respect to doshas. But my external treatment, like मेरे को अगर उसको और results को boost करना है, तो then I do PRP, I do if मैं कोई skin rejuvenation create कर रहा था, I do chemical peeling also. ये सब वो केस टू केस डिफर करता है, बट अगर मैं उसको ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को रिजल्ट ज्यादा बेटर देखने मिलते हैं और जल्दी देखने मिलते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। उसको एक भी मैं व्यूअर ने अभी पूछा है हाँ बोलो सर। एक व्यूअर ने अभी पूछा है पीआरपी पे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, वीक जन ने पूछा है। ओके, सो बेसिकली मैं पीआरपी पहले समझा देता हूँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सो अगेन इट इज प्लाज्मा ओनली। सो बेसिकली अगर तुम उसको इफ यू वांट टू रिलेट इट आयुर्वेदिकली, नॉट इन रियल सेंस बट डेफिनेटली इट इज रस धातु। So if you want to enhance your results with PRP, you need to focus on Rasa Dhatu first. So initially when patient comes to me with hair loss, so मैं उसको 7, 14, 20 days, 22 days को उसको है ना रस धातु पे अच्छे से फोकस करता हूँ, उसको बूस्ट करता हूँ, और फिर बाद में उसका पीआरपी करता हूँ तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आता है। तो उसका अगर आयुर्वेदिकली तुम देखो तो तुम रस धातु का ही ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली पीआरपी विल वर्क ब्यूटीफुली along with Ayurveda. ओके सर। सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे भी हम लोग मॉडर्न को कंपेयर कर रहे हैं, आयुर्वेद को कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसे भी बहुत लोग स्किन ग्लोइंग के लिए ग्लूटाथियोन यूज करते हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग को आयुर्वेद से जो रस धातु आपने जैसे बताया उसको बूस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस केस में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब ग्लूटाथियोन मार्केट में इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सेलिब्रिटीज, बिकॉज दे वर यूजिंग इट, उनको स्किन ज्यादा ग्लोइंग था, देन इट केम इनटू मार्केट की ग्लूटाथियोन ग्लोज योर स्किन, इट हैज अ ब्राइटनिंग, वाइटनिंग एंड लाइटनिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन। But I think there's a catch here, and even most of the students are attending, so I can tell you the glutathione causes early graying of hair because ultimately it is targeting your melanin. तो वो हेयर के मेलानिन को भी टारगेट करते हैं, देन देयर कैन बी अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। मैंने एक कॉन्फ्रेंस पे अटेंड किया, उन्होंने भी वो एग्री किया था कि यस इट कॉजेज अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, बट इट हैज लॉट ऑफ लाइक मार्केट। तो अगर मेरे पास कोई आता है कि मेरे को ना ग्लूटाथियोन चाहिए, तो वो खुद बोल रहा है ग्लूटाथियोन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं ना बोल दिया तो कहीं और से ले लेगा, मे बी ही लैंड इनटू, ही और शी मे लैंड इनटू सम शेडी पार्लर, क्योंकि इवन पार्लर पीपल आर गिविंग देम ग्लूटाथियोन। So this is all about glutathione, not whitening and brightening and lightening effect उसका है, but definitely it has some side effect also. Other such anti pigmentation को reduce करने वाले जो drugs हैं, right from azelaic acid to tranexamic acid, so it has got the lesser side effect because of तुम locally apply करो तो कुछ side effect नहीं है। Definitely अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो मैं azelaic और tranexamic acid को use कर लेता हूँ, बट तुम आयुर्वेदिक लिए देखो तो आफ्टर पंचकर्मा जितना ग्लोइंग होता है फिर उतना कभी मैंने देखा नहीं है। इवन यू कैन ट्राई, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वो मिडल फेस थेरेपी एंड एवरीथिंग दे गो बिफोर मैरिज, बट मेरे को ऐसा लगता है तुम पंचकर्मा करो, डेफिनेटली पंचकर्मा गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट ग्लोइंग फेस आफ्टर you get it done. So yes, you can give locally if it at all needed, if at all available, but otherwise if you want to treat them ayurvedically, definitely you can carry out with panchakarma, and Varner drugs have good better results. एक स्टडी में ऐसा भी बोला था कि हाइड्रोक्विनोन इज द बेस्ट ड्रग फॉर डीपिगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, बट 14 टाइम्स मोर बेटर अगर कोई काम करता है, दैट इज ग्लिसरीन ग्लैब्रोन, नथिंग बट एस्टी मधु, so which has depigmentation quality, which inhibits that tyrosine enzyme, increasing the pigmentation. So definitely I have tried Yashti Madhu also, and it works really beautiful. The results are really good. ओके सर। सर ने अभी जैसे बताया यष्टि मधु, तो एक सवाल मेरा फिर से आ रहा है सर कि यष्टि मधु हम लोग को अप्लाई कैसे करना है? So एक्सट्रैक्ट फॉर्म में तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम चूर्ण फॉर्म में अलॉन्ग विद सम ग्रोथ हो गया, वाटर हो गया, उसके तुम अप्लाई कर सकते हो, ओवरनाइट तुम अप्लाई कर सकते हो। फिर यष्टि मधु आदि तेल भी आता है मार्केट में, वागबट का ही रेफरेंस है, तो वैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। नाउ डिपेंड्स कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट इट डिफर्स कैसे अप्लाई करना है। एक सर ये आपको उदाहरण में तो पता कैसे चला कि इतने सारे फॉर्म में है और इसको इतने सारे फॉर्म में अप्लाई करना है? तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि बहुत सारे हम लोग जब
संहिता में पढ़ेंगे या फिर जहां पे भी पढ़ेंगे तो वहां पे खाली बोला रहेगा कि एसटी मध्ये ऐसे अप्लाई करना है। So तो हम लोग को किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि ये इस कॉम्बिनेशन में बेस्ट होगा? so differs sir कि like अभी तेल is वात कफ शामक and घृत is वात पित्त शामक. So now it differs कि तुम कौन से दोष को टारगेट कर रहे हो, तुमको कैसे कंबाइन करके किस तरह से उसको देना है. अभी हम पुजार में हैं और हमारे पास है ना इतने रिच पेशेंट्स नहीं आते बिकॉज पेपर 5 रुपीज का है और अगर तुम बाहर का कोई सीरम एंड एवरीथिंग डीपिगमेंटेशन के लिए लिख के देते हो तो फिर वो नहीं लेंगे शायद से. तो हमारे पास यष्टि मधुचूर्ण है तो हम लोग वो डायरेक्टली वाटर के साथ अप्लाई करने के लिए बोलते हैं. तो इट डिफर्स पेशेंट टू पेशेंट, इट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू डोसेज ऑल्सो. और मैंने इतने पेशेंट ओके पे ट्राई किया, नाउ आई कैन डिफरेंशिएट कि किसको क्या देना है. और उसमें भी गलती होता है, ओके ऐसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है. दिस इज हाउ इट इज. सर ने जैसे भी बोला तो इसका एक थोड़ा सा मैं एक एक्सट्रैक्ट फिर से बताता हूँ। जैसे कि अभी सर ने बोला हर जो भी केमिकल है वो एक बेस में सोल्यूबल होता है। ओके, सर ने जैसे बताया कि हम लोग को वात पित्त कफ के को देखना है, उसके बाद से तेल लेना है या फिर घी लेना है, ये दोनों उसके हिसाब से डिसाइड करना है। सर ने जैसे बताया बहुत अच्छा चीज बताया कि हम लोग का जो बेस है, अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑयल बेस ले रहे हैं या फिर घी बेस ले रहे हैं। जो अपना बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो एसटी मधु है, तो हम लोग को दोष को ध्यान में रख के अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा मतलब जो भी संहिता में जो भी अगर अपने को स्किन से रिलेटेड कोई चूर्ण दिया है तो कोई भी दिया है तो हम लोग को ये बेस को मतलब ये दोनों चीज को बेस ऐसा कंसिडर करके हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट है सर। सर दूसरा मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी आयुर्वेद का मतलब सबको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद से अगर हम लोग स्किन का ट्रीट कर रहे हैं तो बेटर ही होगा। तो ऑलरेडी ये चीज को मार्केट में एकदम पॉपुलराइज किया गया है, चाहे सेलिब्रिटी के थ्रू चाहे ऐसे माउथ पब्लिसिटी में ऑलरेडी पॉपुलराइज किया गया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा पूछते हैं कि इसमें हम लोग अगर करियर करना रहेगा तो प्लेन बीएमएस करके हम लोग स्किन प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इसके लिए हम लोग को कोई अलग से कोर्स करना चाहिए। जैसे डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फिर से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जिसे अलग अलग जगह से अपने को प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सब करके हम लोग सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मॉडर्न में देखेंगे तो लोगों के मन में होता है कि अगर उसके नाम के आगे डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, उसने अगर बहुत बड़ी डिग्री ली है तो तभी लोग उस वहां पे जाते हैं, राइट। प्लेन बीएमएस अगर किया है किसी ने तो वहां पे पेशेंट स्किन के लिए क्यों जाएगा? यू आर राइट. अगर हम लोग पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो क्यों जाएगा अगर वहां पे प्लेन बीएमएस लिखा हुआ है तो पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर पहले तो ऐसा जमाना था कि जीपी यूज टू डिसाइड, उनके फैमिली डिसीजंस लेता था क्योंकि ही वाज अ फैमिली डॉक्टर. लाइक 20-30 इयर्स पहले जब हम लोग भी छोटे थे तो देखते थे कि जीपी यूज टू डिसाइड एवरीथिंग बिकॉज ही वाज मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल. तो वो इतना उनका था पहले. बट अभी धीरे धीरे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो इट इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन. तो आई थिंक कि तुम डर्मेटोलॉजी इज अ ग्रोइंग ब्रांच आफ्टर ऑल. सो और आयुर्वेद में कैसे है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरलाइज्ड अप्रोच होता है. उसका एक फायदा भी है और ड्रॉबैक भी है. फायदा ऐसा है कि तुम होलिस्टिक तरह से देखोगे पेशेंट को, एवरीथिंग यू विल सी एवरीथिंग लाइक हेड टू टो तुम एग्जामिन करोगे पेशेंट को, हेड टू टो तुम्हारा अप्रोच रहेगा. और ड्रॉबैक ऐसा है कि उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा फिर. बट अगर तो आपने जैसे बोला कि आपके पास पेशेंट क्यों ही आएगा, बट डेफिनेटली अगर आप वैसे केसेस को ट्रीट करना शुरू करते हो और आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव है तो सबसे बेस्ट अगर है कोई पब्लिसिटी तो दैट इज माउथ पब्लिसिटी और आपका बोर्ड. दैट इज द बेस्ट थिंग. इफ यू आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स तो एक पेशेंट दो को लेके आता है. और ये एक्सपीरियंस ही है, मैं भी 2.5 years से कर रहा हूँ. तो अगर उनको 30-40% में रिजल्ट आता है तो सर आप उनके फैमिली का कोई मेंबर कोई दूसरे प्रॉब्लम के साथ मेरे पास जुड़ जाता है. सो दैट इज द थिंग कि माउथ पब्लिसिटी या फिर डिलीवरिंग रिजल्ट्स इज द बेस्ट थिंग यू कैन अट्रैक्ट पेशेंट्स फॉर treating them with respect to Ayurveda. एंड सेकेंड थिंग स्पेशलाइजेशन पे जैसे आपने बोला कि एक डी डर्मेटोलॉजी करके कोर्स है और राहुरी में उसका है ब्रांच है, फिर भारतीय विद्यापीठ में भी उसका है. बट अभी वो कोर्स कितना अच्छा है और कितने अच्छी तरह से लिया जाता है तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता. बट मैं एडीसीएम का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था कुछ महीनों पहले फरवरी में. तो वहाँ पे एडीसीएम के जो मेंबर्स थे उन्होंने सबने डी डर्मेटोलॉजी किया था. डी डर्मेटोलॉजी का ही वो एडीसीएम ऑर्गेनाइजेशन है. एंड दे वर सो टैलेंटेड सर. उनका जो डिलीवरी था लेक्चर का, दे वर सो उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज इतना ज्यादा अच्छा था कि लिटरली आई फेल्ट यस डी डर्मेटोलॉजी शुड बी डन. मे बी उन्होंने बाहर मेहनत किया होगा, मे बी उन्होंने कहाँ मेहनत किया होगा, लेकिन डेफिनेटली दे डिलीवर्ड रियली वेल. सो अगर करना है बीएमएस के बाद आप डी डर्मेटोलॉजी ऑप्ट कर सकते हो फर्स्ट थिंग. अगर नहीं ऑप्ट कर पाए, आप एमडी कर रहे हो तो आपका स्पेशल इंटरेस्ट इन डर्मेटोलॉजी बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और थर्ड थिंग आप पेशेंट को आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट कर सकते हो. ग्रेट सर,
अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैसे सर अभी सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बताया कि आपको धीरे धीरे स्किन का जो प्रैक्टिस है इसमें इंटरेस्ट आने लगा, आपने अपने आप को डिस्कवर करते गए कि मुझे इस एंगल से अब ट्रीट करना है, मुझे ये टर्म्स में सोचना है, दोष धातु मल इस टर्म्स में सोचना है। पहले आपने जैसे बताया कि आप पहले मॉडर्न अप्रोच के साथ में चल रहे थे, और अभी दोष धातु मल इस टर्म को सोचने के बाद आप ट्रीटमेंट अब स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके दिमाग में ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में अगर मेरे को सोचना होगा तो मैं उसको दो धातु मल इस टर्म्स में सोचूंगा। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज अभी आया नहीं। अगर उनके दिमाग में मतलब उनको अगर ये चीज सोचना है कि मेरे को कोई भी डिजीज है जैसे सोरियासिस हो गया, उसको अगर मेरे को दो धातु मल के टर्म में अगर सोचना है तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ? सो डेफिनेटली सर, मैं आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम मेरे पास जो पेशेंट है वो सोरियासिस के, तो डेफिनेटली आई स्टार्ट विद सोरियासिस ओनली. So if I have to relate psoriasis with Ayurvedic basis, I'll tell you, it can be related to Sigma Kushta, it can be related to Eka Kushta, it can be related to Piti Kushta. ये तीनों कुष्ठा सारे संहिता में मेंशन्ड है, और सारे संहिता में अगर तुम उसका दोष संगठन या फिर दोष प्रिडोमिनेंस देखोगे तो इट इज वातपित्त. तो अल्टीमेटली इफ आई वांट टू टेल यू, सोरियासिस इज अ वातपित्त डिसऑर्डर, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम सिद्धो पुस्तक के हिसाब से देखते हो तो उसमें एक मस्त लाइन आया है कि प्रायशु उर्दू का है. प्रायशु उर्दू का है मतलब प्रेजेंट ओवर द अपर बॉडी. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द अपर बॉडी स्ट्रक्चर्स कि वो अपर बॉडी पे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, जस्ट लाइक स्कैल्प सोरियासिस. थर्ड थिंग, अगर आप सोरियासिस को आयुर्वेदिकली रिलेट करना चालू करो तो उन्होंने है ना दृष्ट रजक रिलेट बोला है कि व्हेन यू रब दैट थिंग, डस्ट फाइन पाउडरी डस्ट विल फॉलो अप एंड विच विल बी लक्षण. तो सेम कैंडल ग्रीस साइन इन सोरियासिस विच इज मेंशन्ड इन एलोपैथी. तो अगर आप कट टू कट अगर रिलेट करोगे तो वाकबट या फिर चरक या फिर सुश्रुत हैज ऑलरेडी सेड एवरी फाइंडिंग एवरी एग्जामिनेशन पहले ही. तो अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, फर्स्ट थिंग. और उसको रिलेट उसको अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट इज ऑफ दोषाज ओनली. जो दोष प्रिडोमिनेंस है, मैं तो बहुत बेसिक से जाता हूँ सर, जो दोष प्रिडोमिनेंस है उसको टारगेट करो कि ओके इच हो रहा है मतलब कफ इज प्रिडोमिनेंट हियर. पिगमेंटेशन मतलब वात इज प्रिडोमिनेंट, देयर इज बर्निंग, देयर इज पस्टल्स मतलब पित्त इज प्रिडोमिनेंट है. बट वात तो पित्त कफ ये एग्जैक्टली इस पैथोलॉजी यहाँ स्टेज तक कैसे पहुंचे, दैट इज नोन एज संप्रति. देन यू गो बैक, तो संप्रति कैसे फॉर्म हो रहेगा, फिर संप्रति फॉर्म होने के पहले होता है फिर हेतु उस दोष से रिलेटेड है कि नहीं, देन यू रिलेट दैट. हेतु का मतलब ये है कि आप है ना वो बंद करो तो डिसीज ट्रीट हो जाएगा, वो एक थिंग है. दूसरा ये है कि आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हेतु के लिए ये करना है. जैसे मेरे को एक अच्छा सा एग्जांपल अभी आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ. देखो वातरक्त और अम्ल के पेशेंट को देखोगे तो एक में ऐसा दिया है कि आप खाओ और देन एक्सरसाइज करो, देन यू विल हैव आमवत. बट आप जैसे ही वातरक्त के श्लोक में जाके पढ़ना चालू करोगे तो उसमें स्थूला नाम जैसा वर्ड आया है, आराम करने वाला जो सुकु मारे वैसा वर्ड है. मतलब खाओ, हेतु कंज्यूम करो एंड देन यू सिट, दैट इज वातरक्त. तो मतलब हेतु से आप डिसीज डिफरेंशिएट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, आप हेतु से ट्रीटमेंट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो दैट इज हेतु, संप्राप्ति, दोष संगठन एंड देन ट्रीटमेंट. दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड. आई होप इट वाज अ सैटिस्फैक्टरी आंसर. आई विल आस्क टू व्यूअर्स आल्सो, और यू वांट मोर. सर ने जो चीज बताया अभी, इससे आप लोग एक बार अंदाज लगा लो कि सर का जो वात पित्त कफ को और स्किन को जो देखने का नजरिया है कितना डीप है. इसको मैं एक चीज से रिलेट करता हूँ. जैसे हम लोग कोई भी नए नए प्लेस पे जाते हैं, जब नए प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे जो दुकान होता है, वहां पे जो भी शॉप्स होगा, वहां पे जो कैंटीन होगा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे उसका नाम हम लोग को याद नहीं होगा, खाली हम लोग को दिख रहा है. ठीक है, जो लोग नए लोग जो भी स्किन का जो भी केस देखते हैं तो उनको खाली स्किन दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ तो ऐसा है. अब वो क्या चीज है, वात उसमें हम लोग को देखना है, पित्त कब देखना है या फिर कब देखना है हम लोग को मालूम नहीं है. मगर हम लोग जब सेकंड टाइम उसी जगह पे फिर से जाते हैं तो हम लोगों को दुकान का नाम याद होता है. फिर दो तीन बार और जाएंगे तो दुकान के अंदर जो आदमी बैठा है उसका नाम हम लोग को धीरे धीरे पता चलता है. सेम ये चीज ऐसे ही है, जितने बार केस देखेंगे तब हम लोग जो वात पित्त कफ हो गया इसको हम लोग तब जाके रिलेट कर पाएंगे. सर ने भी जैसे बहुत अच्छे से बताया कि वात का जो स्किन सोरियासिस में जो रहेगा तो उसमें पिगमेंटेशन रहेगा, राइट सर. कफ का जो रहेगा उसमें इचिंग रहेगा, पित्त का जो रहेगा उसमें बर्निंग सेंसेशन रहेगा. तो ये उस जैसे भी मैंने रिलेट किया कि ये दुकान के जैसा है कि जितने बार हम लोग वहां पे विजिट करेंगे उतने बार अपने को नया पता चलेगा. तो जो लोग बहुत एकदम ब्लैंक है, स्किन में हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है, तो उसका एक ही फंडा है, जहां जहां पे संहिता में जो कुछ भी लिखा है स्किन से रिलेटेड उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बुक में लिखो. जो भी पेशेंट दिख रहा है उसको सर ने जैसे बताया अभी उस 3 टर्म में अपने को सोचना है.
उससे ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करना है। 3 टर्म में क्या लिखा है, वात का सर ने जैसे बताया, वात के लक्षण देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पित्त के लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कफ के लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतना सोचना है। नहीं समझ में आता है कि जो आपके सीनियर है उनसे पूछो। एक बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से सीखने का। जो हमारा जो माइंड एकदम ब्लैंक है, मेरे हिसाब से इस टर्म में जब तक हम लोग सोचना नहीं चालू करेंगे तब तक अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्किन का डिजीज देखे मॉडर्न से कोरिलेट करने लगते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। तो सर ने जैसे बताया कि अगर हम लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है तो हम लोगों को दोष के टर्म्स में ही सोचना है, और किस तरीके से सोचना है बहुत अच्छे से सर ने बताया। तो एक बहुत बेसिक चीज है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। दूसरा सर, जैसे अभी HIV के जो पेशेंट होते हैं, जैसे उसमें किसी को कपासिया सार्कोमा हो गया, स्किन कैंसर हो गया, इसमें अगर अपने को ट्रीटमेंट करना है तो इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? स्किन डिजीज होगा, या फिर वो वायरस होगा, या फिर इसमें हम लोग वात पित्त कब सोचेंगे, किस टर्म में हम लोग इसको सोचेंगे? आपने कभी मतलब ये केस देखा है? काफों से सर को, मगर सर देखो मुझे ऐसा लगता है, मेरा फाइनल ईयर जब सर्जरी में था तो मैंने एक केस देखा था। एंड सेकेंडली स्किन कैंसर को सुना है मैंने, हाँ स्किन कैंसर एक्चुअली एक बेसल सेल कार्सिनोमा मैंने देखा है। और एक, यस, बेसल सेल कार्सिनोमा मैंने देखा है, रोडेंट अल्सर वाला। सो ऐसे केसेस को अभी मेरे पास आएंगे तो डेफिनेटली आई विल गो विद बेसिक्स। आई विल स्टार्ट ट्रीटिंग दी दोष दूसरा, एंड आई विल थिंक अबाउट दी रक्त प्रदूषित है, तो रक्त प्रदूषित के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट जैसे बोला है विरेक उपवास श्रावण मोक्षणम, वैसे ही मैं उसको ट्रीट करूंगा। बट पहले मेरे पास आए थे तो मैंने उनको रेफर ही किया ऐसे, मैंने उनको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली अगर मेरे पास अभी आते तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अच्छे से ट्रीट करूंगा। बट अल्टीमेटली सर द आंसर इज ओके, यू हैव टू फोकस ऑन दोषाज ओनली, दोष एंड दूसरे के अलावा कुछ नहीं है, उस पर अच्छे से फोकस करना। ओके सर। सर अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे भी सर एक छोटा सा सवाल और है, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? बेस्ट मोमेंट अभी ये है, लाइक माय पेरेंट्स वाचिंग दिस पॉडकास्ट, माय पेरेंट्स वाचिंग मी ऑन दूरदर्शन लाइव, माय पेरेंट्स सीइंग मी डूइंग सो वेल, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि पेरेंट्स को खुश कर, वो सामने नहीं बोलते लेकिन डेफिनेटली दे गेट हैप्पी, वेरी हैप्पी, लाइक आई एम डिलीवरिंग, दे आर लिसनिंग फ्रॉम दैट अदर रूम, तो दैट्स द बेस्ट ओके। मोमेंट। फिर आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, मतलब आपको स्किन में जाना है या फिर कॉस्मेटिक में या फिर एस्थेटिक में? नहीं, मैं फ्यूचर जो है, आई 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 एम प्लानिंग लाइक आई विल प्रैक्टिस, आई एम एमडी का चिकित्सा, आई एम एमडी मेडिसिन स्टूडेंट, so definitely I'll practice MD medicine, but with special interest in dermatology, cosmetology and trichology. So most of my patients are in Podar are of dermatology only, तो मैं मेरा स्किन में ही मेन फोकस रहेगा आगे जाके। एंड क्लिनिक प्रैक्टिस से मैंने प्लान किया, बाद में अगर देखते हैं जैसा होता है हॉस्पिटल भी धीरे धीरे आ जाएगा, आपके साथ ही मैं तो हो जाएगा। जरूर सर। सर एक सवाल और पूछना है, जैसे भी हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि लेजर जो ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर से हेयर रिमूव करते हैं, टैटू रिमूव करते हैं। अब एक तो ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया, अभी हम लोग जो अभी तक जो डिस्कस किया वो ट्रीटमेंट का पार्ट था। कॉस्मेटिक का पार्ट आ जाता है, जैसे हेयर रिमूव करते हैं, कोई स्किन के ऊपर कोई मोल आ गया है या फिर कोई स्पॉट आ गया है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग अब टेक्निक जो मॉडर्न मशीनरीज है वो सब यूज करते हैं, बहुत सारा ओजोन थेरेपी, पता नहीं क्या क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये सब एज ए BMS पर्सन, एज ए ये सब हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? करने के लिए इसको कोई स्पेशल टेक्निक चाहिए या फिर इसके लिए स्पेशल कोई कोर्सेज चाहिए? इसके बारे में बताइए सर। So definitely, मुकेश सर, मैं इन पोदार, लाइक इट्स एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बट जब मैंने कॉटरी करना शुरू किया था पोदार में, तो मैंने कॉटरी सीखा नहीं था कहीं से। जस्ट मेरे यूनिट इंचार्ज ने मुझे बोला था कि यार मुझे कुछ स्किल में करना है तो कॉटरी मशीन, यू बाय कॉटरी मशीन ऑन योर ओन। फिर वो हाँ ना करके 2-3 मंथ बाद मैंने खुद का कॉटरी मशीन बाय किया। फिर मैंने छोटे छोटे मोल्स, छोटे छोटे वॉर्ड्स रिमूव करना शुरू किया, एंड देन अभी तो मैं अच्छे से उसको एस्थेटिकली भी विदाउट स्कार भी अच्छे से रिमूव कर सकता हूँ। आफ्टर 1 year आई कैन से दिस। सो अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस ऑन विथ, लाइक ऑन पेशेंट्स, आफ्टर यू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, जब तक तुम खुद से नहीं करते हो उस चीज को तब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा। तो जैसा आपने बोला कि बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक लेजर्स हो गया, फिर कॉटरी हो गया, एंड फिर केमिकल पीलिंग हो गया, फिर PRP हो गया, जो भी कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स है, ओजन थेरेपी एंड ऑल है, तो उसका परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए वी हैव कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज एंड दैट आर अलाउड टू बी AMS, आई थिंक इन महाराष्ट्र, तो डेफिनेटली इट इज अलाउड। और उसमें PGDCC है, दैट इज डिप्लोमा, उसमें फेलोशिप भी है और उसमें मास्टर्स भी है। तो आप जहाँ भी आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है आप वहाँ पे अप्लाई करके उसको
परसिव कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्रैक्टिस। और एल्स तो मैं तो पोदार में सब सीखा था, देन आई जॉइन द कोर्सेज। मैं पीआरपी सीखने के पहले पीआरपी कर रहा था, फिर देन आई लर्न द राइट टेक्निक। तो मैं ऑल टुगेदर मैं ये बोलूंगा कि आप अगर एमडी करते हो फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आपके लिए प्ले ग्राउंड रहता है बहुत बड़ा। तो आप अच्छे से यू कैन प्ले विथ योर राइट इंटेंशन टू ट्रीट द पेशेंट। अल्टीमेटली जो ऊपर नीचे होता है वो तो फिर फेट है। ओके, ये सवाल पूछने का मेन मेरा मकसद ये था कि अपने को जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके साथ में अपने को मेडिको लीगल भी पता होना चाहिए कि कौन सा चीज हम लोग कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज कर रहे हैं, बाद में कुछ लीगल चीज आ गया फिर बाद में उसको झेलो अलग से। तो ये जब बड़े इंस्टीट्यूट हम लोग स्टार्ट करते हैं सब करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आता है। अभी जैसे अभी हम लोग अपना इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सब बहुत सारा लीगल चीज आता है। तो इसलिए मैं कभी भी मेरा जितना भी ब्रॉडकास्ट रहता है उसमें मैं लीगल चीज के बारे में ज्यादा पूछता हूँ कि हम लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज के लिए हम लोग एलिजिबल है कि नहीं है। अननेसेसरी बाद में बर्डन कोर्ट का चक्कर ये सब मगजमारी नहीं है। राइट सर? So there is a gray area, sir. Like some people say it is completely allowed, some people say it is not allowed. Some people are doing it allowed and not allowed. वो सोचते नहीं है, they are doing it, जब होगा तब देख लेंगे। बट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। आप बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स में मत घुसो। बाकी सब चीजें आप जो कर रहे हो अच्छे से अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, आपको रिजल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट कॉज हार्म टू एनीवन। अनलेस जब तक किसी को हार्म नहीं होगा तब तक वो केस एंड कोर्ट एंड एवरीथिंग डजंट कम इनटू पिक्चर। सो यस, तो आप देखो उस हिसाब से वो आपका लुकआउट है, आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आपको करना है नहीं करना है। बट इसमें ऐसा है नहीं कि नॉट अलाउड नहीं है, इसका मतलब वो अलाउड है। तो आप कर सकते हो। तो अभी डेफिनेटली मैं पोदार में कर रहा हूँ तो आप तो बाकी क्लिनिक्स में इन प्राइवेट प्रैक्टिस डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, जैसे अभी मैं फार्मेकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं हर स्टूडेंट को ना एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। हम लोग जब भी कोई ड्रग को यूज कर रहे हैं अगर उसके बारे में अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है उस ड्रग को कभी भी एकदम स्मॉल डोज में दो। जिससे क्या होगा, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आता है चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेद हो, अगर उसका साइड इफेक्ट आता है तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कभी भी। और ट्राई करो कि वो मेडिसिन ना दिन में दो, क्योंकि रात में दे रहे हो उस टाइम पे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आएगा, आप वहां पे हो नहीं, वो अपने घर पे है। तो ये मेरा बेसिक टिप रहता है जो भी मतलब फार्मेक जो भी मॉडर्न का मेडिसिन हो गया आयुर्वेद का मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। कोई भी नया मेडिसिन यूज कर रहे हो सबसे पहले उसको कम डोज में देके देखो। टैबलेट है उसको तो आधा से आधा करो ताकि उसको अपने को मॉनिटर करने आ जाए कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर हम लोग इससे पहले नहीं दिए हैं तो। क्योंकि ये टैकल करना बहुत जरूरी है। हेलो? हाँ, यस, हाँ सर, ट्रू, बीच बीच में या ब्रेक। ओके सर, जब भी हम लोग फार्मा का कोई भी ड्रग यूज करते हैं मैं बता रहा था कि कभी भी स्मॉल डोज से यूज करना चाहिए। और जो लोग भी स्किन में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल के लिए थोड़ा सा अगर सेफ रहना है, जब हम लोग कॉस्मेट पार्ट में जा रहे हैं तो ये जो अपना जो फेस वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि यही ऐसा चीज है इसमें अगर कुछ होगा तो ही लोग मेडिको लीगली ये रास्ते पे जाएंगे, नहीं तो बाकी बॉडी पे कुछ भी करो कोई ज्यादा इतना दिक्कत नहीं है, मगर खाली ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा सर, आपका आप अभी जैसे अभी हम लोग एक स्टूडेंट है तो हम लोग के लाइफ में बहुत बार ऐसा फेस आता है कि आगे क्या करें, किस तरीके से क्या करना चाहिए, और उस टाइम पे अपने को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एक डार्क फेस होता है जिस टाइप पे जैसे जैसे बीएमएस कंप्लीट हुआ उस टाइम पे ये फेस सबके साथ में आता है कि अब क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग इतना कर रहे हैं, कुछ लोग इतना कमा रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। ये फेस सबके अंदर आता है, तो ये फेस आपके अंदर भी आया होगा, तो ये फेस से आप कैसे बाहर आए? एक्चुअली सर पता नहीं, बट ये फेज स्टार्ट से नहीं आया ना। फर्स्ट ईयर में ही यूजी में मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू प्रैक्टिस। और फर्स्ट ईयर से ऐसा था कि ट्रीटमेंट कब बताते हैं लोग, ट्रीटमेंट कब सीखने मिलेगा, ट्रीटमेंट कब। तो फाइनली वो सेकंड थर्ड ईयर में जब द्रव्य पड़े, ड्रग्स पड़े, तो पता चले तो फार्माकोलॉजी में ट्रीटमेंट पता चलती है। तो स्टार्ट से वो पॉजिटिव अप्रोच था, वो कभी प्रॉब्लम नहीं आया, ऐसे कभी डार्क फेज नहीं आया कि मेडिकल फील्ड प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा है वैसा है। तो स्टार्ट से कभी लगा नहीं। हाँ, मेरा अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एलोपैथी था, बट आई फील गुड कि मेरा पहले अप्रोच एलोपैथी था, देन मेरा आयुर्वेदा हुआ, क्योंकि मेरा आयुर्वेदा ज़्यादा रिफाइंड हो गया एलोपैथी अप्रोच से। सो आई कैन रिलेट इट सो वेल, आई कैन टीच पीपल सो वेल कि वो ज़्यादा रिलेटेबल और अप्रोचेबल लगता है। तो वो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आई फील वेरी ग्रेटफुल, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं वो इंस्टीट्यूट में अभी पोदार में जहाँ मुझे सीखने मिलता है। आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आई वॉज इन मित्तल अर्लियर। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डार्क फेज तो कभी नहीं आया, बट जैसे था ये सिचुएशन था, इसको ऐसे करते गए तो हो गया ऐसा। मतलब कोई भी कुछ भी कर ओके, सकता है, बस डिसाइड करना है, समझ लो। ठीक है सर ने
आपने अभी एक बहुत अच्छा लाइन बोला, कोई कुछ भी कर सकता है, खाली डिसाइड करना है कि करना क्या है, मतलब जाना कहाँ है, पहले अपने को डिसाइड करना है, राइट है। सर ने जैसे बताया कि उन्होंने सबसे पहला मॉडर्न पे उनका भी अप्रोच था कि मुझे मॉडर्न प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे 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 अप्रोच चेंज हो गया। जैसे भी एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जैसे भी हमारे पास आईसीयू में बहुत सारे केसेस होते हैं, जब पेशेंट पहले मैं पेशेंट के रिलेटिव से बात कर लेता हूँ कि इनको ट्रीटमेंट देना है, आयुर्वेदिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब वो लोग कन्विंस हो जाते हैं तो उनको मैं वहाँ पे आयुर्वेदिक भी स्टार्ट करता हूँ, और बहुत सारे केसेस में आईसीयू के रिजल्ट आता भी है। हम लोग इस तरीके का भी एक ट्रीटमेंट अप्रोच रख सकते हैं कि अगर अपने पास कोई हॉस्पिटल में अगर हम लोग काम भी कर रहे हैं तो वहां पे देखो कि हम लोग इसमें आयुर्वेद क्या दे सकते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आता है कि मॉडर्न का कहाँ पे ड्रॉबैक आ रहा है, वहां पे हम लोग आयुर्वेद को देंगे। हर साइंस का एक ड्रॉबैक है, हर साइंस का एक पॉजिटिवनेस भी है, तो दोनों को हम लोग को साथ में लेके चलना चाहिए। और एक ये बात हो गया। दूसरा, कभी आपको ऐसा लगा कि अब जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत सारा ऐसा मैटर होते रहता है, तो कभी ऐसा लगा कि मेरे को मेडिकल फील्ड छोड़ देना चाहिए? कभी तो नहीं लगा, बट आई फील के आई वांट मोर, ऐसा मोर ऑफ इट ऐसी लगता है, तो डाल कैसे लगा छोड़ देना तो नहीं लगा। अभी जैसे आपने बोला, अभी ये चीज मैं ज्यादा नोटिस किया हूँ कि जो लोग ज्यादा करके मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं ना, या फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से। मतलब जो नाइट ड्यूटी होता है, जो इमरजेंसी हैंडलिंग होता है, वो देखने के बाद ना लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये चीज होता है। और ये भी मैं देखा हूँ कि मतलब जो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। उसका रीजन ये ना कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये मोस्टली होता है, मतलब वो अपने साइंस से प्यार कर रहे हैं, सीधा सा बात है। और मॉडर्न साइड में भी जो लोग उस साइंस को प्यार कर रहा है, मतलब वो उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मगर जो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो फिर वो बोलते हैं मेडिकल फील्ड छोड़ देना चाहिए। और वो बोलता है कि बहुत लोग के मुंह से सुने रहोगे कि मैं अपने घर में किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा मेडिकल फील्ड में जाने की। उसका कारण यही है कि हम लोग जो फील्ड को चूज कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग ना रिसर्च करके काम नहीं कर रहे हैं, फिर मजा नहीं आता है। जब तक हम लोग रिसर्च करके काम नहीं करेंगे ना, तो फिर तब तक मजा नहीं आएगा। रिसर्च से एक चीज याद आया मेरे को, एक चीज और मैं बोलता हूँ। जैसे भी आयुर्वेद एक बहुत ओल्ड साइंस है, आज की तारीख में जो मशीन है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे भी जैसे हम लोग आयुर्वेद का बुक पढ़ेंगे तो वहां पे जो बस्ती देने का प्रोसीजर है बहुत अलग तरीके से बताया है। और हम लोग जो प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, हम लोग सिरिंज से जो सिंपल रबर कैथेटर है, इसको यूज कर रहे हैं। तो वहां पे ना एक रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट है जिसपे हम लोग को फोकस करना चाहिए, कि मतलब हम लोग नए नए टेक्निक यूज कर सकते हैं, और वहां से हम लोग इसको मतलब कर सकते हैं। जैसे भी धूपन है, और धूपन को अगर हम लोग बोलेंगे तो नेबुलाइजेशन, ये लगभग एक देखेंगे तो एक कंपेयर कर सकते हैं। तो जो लोग रस शास्त्र में एमडी कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कुछ ड्रग ऐसे हैं क्या जिसको हम लोग, जो नेबुलाइजेशन मशीन है उसमें डाल के उसको हम लोग एवोपरेट करवा के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस टर्म में जब हम लोग सोचना चालू करेंगे, तो ऐसे बहुत सारा मिला जुला के जो मॉडर्न में जो भी ड्रग्स है, ठीक है, जो हम लोग नेबुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, सब वोलाटाइल ड्रग है। तो आयुर्वेद में भी ऐसा बहुत सारा ड्रग है जो वोलाटाइल है। बस हम लोग को सोचना है कि किस तरीके से हम लोग इसको, इस मशीन का यूज करके हम लोग पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मतलब अगर देखेंगे तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग उसको मॉडर्न में लाने, मतलब मॉडर्न में कंपेयर करने के लिए मॉडर्न में उसको, मॉडर्न मशीन को यूज करके उसको हम लोग और बेटर कर सकते हैं। तो इस पे भी एक फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस तो हम लोग सब लोग कर ही रहे हैं, मगर इस पे भी अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ज्यादा अच्छा एक और एडवांस फील्ड है, राइट है सर। जैसे एक स्टोरी में बता दो, जैसे नेबुलाइजेशन मशीन का जो डिस्कवरी हुआ है, तभी मालूम है कि वो उसमें जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं, हम लोग ब्रोंकोडाइलेशन का काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग ड्रग देते थे पेशेंट को इंजेक्टेबल या फिर आईवी रूट से, तो जो ब्रोंकोडाइलेशन था वो पूरे जो बीटा रिसेप्टर है पूरे बॉडी में और 2-3 जगह पे, तो उसको भी स्टिमुलेट कर देता था। तो उन्होंने सोचा कि जब अपने को एक्शन खाली लंग्स पे चाहिए, तो फिर बाकी जगह पे इंजेक्टेबल देके, टैबलेट फॉर्म में देके पूरे बॉडी में जहां पे भी बीटा रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट करा के क्या मतलब है। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग को फिर जो डिवाइस वगैरह बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल साइंस क्या बोलते हैं सर उसको, ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा टर्म है उसका, बहुत अच्छा टर्म है, जो मतलब जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नेबुलाइजेशन मशीन डिजाइन करते हैं जिसमें जो ड्रग है डायरेक्ट सीधा लंग्स पे काम करेगा। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में ऐसा बहुत जगह पार्ट है जिसको हम लोग अगर थोड़ा सा, अगर हम लोग एक मॉडर्न इंजीनियरिंग दिमाग से सोचे, क्रिएटिव दिमाग से सोचे, तो उसको हम लोग इसमें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक सर ने जैसे भी वाइक्रिल यूज करते हैं हम लोग, स्टिच के लिए यूज करते हैं, तो एक डीवाई पाटिल के एक सर हैं, उन्होंने क्षार सूत्र को भी उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है। मैं जो स्टूडेंट जो व्यूअर देख रहे हैं उनको मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारा रिसर्च करने वाला पार्ट है जिसको हम लोग करके उसको एक अलग फॉर्म दे सकते हैं, उसको अपने नाम पे पेटेंट भी करवा सकते हैं, राइट सर।
तो सर अभी दूसरा, जैसे भी हम लोग एक देखते हैं कि बहुत लोग कॉस्मेटिक को लेके मतलब हैंडमेड सोप बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। तो इसमें क्या स्कोप है आपके हिसाब से? ऐसे तो मेरे कोई है नहीं जो बना रहे हैं। मेरी फ्रेंड में से है, उन्होंने बनाना शुरू किया था। बट अगर उसको ब्लाइंडली तुम बनाओ तो वो ठीक है, उसका एक स्कोप है कि वो एलोवेरा सूप बन रहा है, फिर मंजिस्टा वाला सूप बन रहा है, सारीवा वाला सूप बन रहा है, या फिर और कोई कंटेंट्स वाला सूप बन रहा है। बट अगर उसको संहिता वाला बेसिस उसको मिल जाए, और विद संहिता कंटेंट्स तुम पेशेंट को कस्टमाइज्ड अप्रोच के साथ उसको अगर रिलेट करो, तो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप। लाइक एक मेरे को बोलना ही है कि हमारा एक सोरियासिस का पेशेंट था, और उसको पूरे बॉडी पे ये ही वाज हैविंग इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। देन ही वाज लाइक कि मेरे को कोई सोप तुम एडवाइस कर दो, सोप दे दो, मुझे सोप चाहिए अच्छा वाला। अगर कोई केमिकल सोप एंड हेयर हर्बल सोप तो दे नहीं सकते, उसमें प्रिजर्वेटिव एंड ऑल होते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि इसको हमारे तरफ से ही बना के हम लोग सोप दे देते हैं। जैसे उसको फर्स्ट सेटिंग पे सोप दिया, ही वाज सेटिस्फाइड। सोप का एज सच कोई रोल नहीं है सिवा क्लिनसिंग के, बट उसका साइकोलॉजिकल सेटल करने के लिए वो अच्छा था। सेकंड थर्ड फोर्थ सिटिंग में ही वाज आस्किंग फॉर मी फॉर दैट सोप, कि उसको ना फिर से वो सोप चाहिए, फिर से वो सोप चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को फिर से बनाना पड़ा था। तो वैसा है। तो अगर जिसको अगर उसमें करियर करना है, तो नॉट एज अ सिंगल ऑप्शन वो चूज करना चाहिए, बिकॉज उसमें मार्केट इतना बड़ा नहीं कि तुम सिर्फ वो करके करो। बट अगर उसको अलॉन्ग विथ योर प्रैक्टिस संहिता के बेसिस देखिए अगर तुम करते हो, तो डेफिनेटली इट हैज रोल। तो यस। ओके। कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सर, ये अभी सोप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हैंडमेड सोप घर से बना के फिर सेल कर रहे हैं, अच्छा उसमें भी वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ये भी एक है, कॉस्मेटिक के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हम लोग बना के ये भी कर सकते हैं। ओके सर। दूसरा सर सवाल ये है कि जैसे अभी इतना सारा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम लोग खाली पढ़ रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे है कि हम लोग पेशेंट ही नहीं देख रहे हैं, खाली इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो एंजॉयमेंट के लिए हम लोग को किस तरीके से देखना चाहिए? मोबाइल का ज्यादा यूज करना चाहिए कि थोड़ा सा बाहर किस तरीके से करना चाहिए आपके हिसाब से, जिससे हम लोग एक क्रिएटिव टच के साथ में लाइफ को भी एंजॉय करें, अपना पढ़ाई भी कर सके? या फिर आप क्या करते हो? पहले तो मैं बोलूंगा हम दोनों को फॉलो करो, और बाकी लोगों को बोलो पढ़ो भी और थोड़ा एंजॉय भी करो। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, यू शुड बी लाइक, कोई भी चीज का एडिक्शन अच्छा नहीं है, होता है। तो मैं तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा करता था कि स्टॉप ऑन सेवेंथ रील, लाइक फर्स्ट सेकंड फोर्थ फाइव सेवेंथ रील के बाद में कोई भी रील जितना भी आए, जितना भी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं देखना। और यूट्यूब वीडियो के लिए मैंने किया था कि स्टॉप ऑन 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स के ऊपर मैं कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखूंगा, और व्हाट्सएप मैसेजेस में भी 8 लाइन के ऊपर कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ना। वो स्टार्ट से मैंने मेरे पीजी स्टडीज से बना दिया था, और जो अभी तक कंटिन्यूड है। तो डेफिनेटली कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इसमें, हाफ एन आवर 1 आवर चला जाता है, और कभी कभी रिलेवेंट भी नहीं होता है, तुम्हारी स्टडीज के रिलेवेंट नहीं होता, तो देखने में मतलब नहीं। और इंस्टाग्राम को एज ए एंटरटेनमेंट ही देखा गया है फर्स्ट स्टार्टिंग से। बट अभी अभी उसमें एजुकेशनल कंटेंट आने लगा है, तो लोगों ने उस हिसाब से अभी उसको देख रहे हैं। तो अगर आप करना है एंजॉयमेंट के हिसाब से, तो आप मुझे जैसे लगता है कि देख सकते हो, बट उसको ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम में वो इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द साइकोलॉजी। तो यस। तो ज़्यादा टाइम सेवेंथ रील के ऊपर कोई रील मत देखो, बस इतना ही मत बोल, नहीं तो आप फिर सर से ने बहुत अच्छा फॉलो। मंत्र दिया है अभी, सेवेंथ रील के बाद कोई रील नहीं देखना है। ये बहुत अच्छा मंत्र लगा मुझे, मतलब ये बहुत टेक्निकल चीज लगा मुझे कि 7 बार 7 रील देखे उसके बाद नहीं देखना है। बहुत सही चीज बोला आपने। और दूसरा, व्हाट्सएप का भी स्टार्टिंग के कुछ मैसेज देखे उसके बाद छोड़ दिए, अच्छा चीज बताया सर आपने। मतलब जिसको जरूरी रहेगा कॉल कर लेगा, अननेसेसरी सबको एंटरटेन करोगे टाइम वेस्ट होगा, सीधा सा बात है। ठीक है सर। जिसको भी स्किन में प्रैक्टिस करना है, और दूसरा सवाल आपके लिए भी है, तो आप मतलब ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे आपका जो नॉलेज है या फिर स्किल है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, और क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि केसेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ओपीडी डेज ट्यूसडे और फ्राइडे ही होता है मेरे पीजी हम्म। स्टडीज के हिसाब से। बट मैंने मांग के उनको मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे जब तक पूरा 6 के 6 ओपीडीज ले लिया है। इवन आफ्टरनून ओपीडीज में भी मेरे जो पेशेंट आते हैं मैं उनको देखता हूँ। तो मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पेशेंट आता है तभी हम लोग पढ़ना चालू करते हो, वो एग्जैक्ट टाइम है पढ़ने का। और उसके पहले भी तुम थोड़ा थ्योरेटिकल बैकअप रहेगा, बहुत अच्छा है। तो अगर जो यूजी वाले अटेंड करे तो उनके लिए मैं बोलूंगा जो फाइनल ईयर में जितना पढ़ा वो वहाँ तक ही पढ़ा। उसके बाद तुम शायद ही कोई बुक खोल के देखोगे, क्योंकि फाइनल ईयर तक ही तुम पढ़ते हो। उसके बाद तुम सिर्फ पेशेंट के लिए जब आएगा तो उसके लिए तुम पढ़ोगे, कई बार तुम बुक्स खोल के देखोगे। तो फाइनल ईयर तक जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छा।
एंड सेकंड थिंग, जब पेशेंट आएगा तब उस हिसाब से तुम सारा कुछ बुक्स निकाल के पढ़ो कि इसको अपने को ठीक ही करना है अभी। जैसे हमारे पास कोई फंगल या फिर एक्जिमा आता है तो हम लोग देखते हैं कि सारे सेल तब निकाल लेते हैं, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको ठीक ही करना है, उस हिसाब से ही पढ़ना चालू करते हैं। लाइक वो एट अ वन टाइम, लाइक वन टॉपिक एट अ टाइम देखकर हम लोग पढ़ते हैं। तो पेशेंट एंड पढ़ना उसके साथ वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन पेशेंट देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट देखने मिलता नहीं है फर्स्ट थिंग, तो जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना अच्छा ही है। और अगर तुमको नहीं मिलता है तो मुझको ऐसा लगता है कि स्किन तो हर जगह है। लाइक अगर मैं बस में भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रेन में आया बहुत ज़्यादा भीड़ से, तो मैं देख लेता हूँ किसी के पैर पे एक्जिमा है, लाइकेनिफाइड एक्जिमा है, तो मेरे दिमाग में ड्रग शुरू हो जाता है कि अगर इसका प्रकृति अगर कफज है तो मैं इसको ये ड्रग दूंगा, पित्त है तो ये ड्रग दूंगा। किसी का पिगमेंटेशन देख के बोल दो ये लाइकन प्लस पिगमेंटोसिस है, ये मेलानोमा वाला है, इसको एक्ने, इसको पस्टुलर, इसको आइसोप्रोन देना चाहिए। तो अपने सराउंडिंग में बहुत सारे केसेस देखने मिल जाते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि केसेस नहीं देखने मिलते, केसेस बहुत सारे देखने मिलते हैं। इट इज लाइक कि योर आईज नोज व्हेन योर माइंड नोज व्हेन योर आईज सीज व्हेन योर माइंड नोज, ऐसा है। योर आईज सीज व्हेन योर माइंड नोज, सो माइंड विल ओनली नो व्हेन यू स्टडी। तो ऐसा ही है। सर ने जैसे बताया कि वो सर जहाँ पे जाते हैं स्किन से रिलेटेड केस देखते रहते हैं, तो जिसको अपने काम से बहुत अच्छा प्यार है, जो उस काम में बहुत मास्टरी करना चाहते हैं, वो लोगों को ये चीज होते रहता है। और जिसको भी मतलब अगर आगे इस तरीके का अगर चीज नहीं हो रहा है तो समझ लो आपके साथ में कुछ गड़बड़ है। इतना तो ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग कोई भी स्किन देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि इसको ये चीज हुआ है। राइट। जैसे आइंस्टाइन के बारे में बोला जाता है, मैं सुना हूँ कि वो जितना भी चीज था वो हर चीज को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। उसीलिए मतलब हर चीज को मतलब माइंड में हर चीज को इक्वेशन बनाना, या फिर जितना भी देखोगे आइंस्टाइन का जो भी डिस्कवरी है ज्यादा देखो थियोरेटिकल है, वो माइंड में मतलब उन्होंने हर चीज बना दी है। सर ने जैसे बताया, तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको उनके अंदर इक्वालिटी तो होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई पेशेंट देख रहे हैं तो हमारे मन में एक पिक्चर आ जाना चाहिए कि इस तरीके से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट को देखने के बाद हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हमारा पेन लिख रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ ये इस तरीके से जाएगा, इसका ये मैकेनिज्म होगा और इस तरीके से जो डिजीज है उसका जो संप्राप्ति है उसको ब्रेक करेगा। तो इतना परफेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छा चीज बताया सर। सर दूसरा, जैसे अभी बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट है वो सब मॉडर्न का मेडिसिन 4 5 10 जगह घूम गया है। अब ऐसे पेशेंट को कन्विंस करना ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मतलब आपका स्टाइल क्या है पेशेंट को कन्विंस करने का? So definitely, sir, like patientism, steroid patientism, methotrexate most of the time when you are dealing with autoimmune diseases. So firstly, I don't stop those medicines. I continue those medicines and I continue with my Ayurvedic medicine. When I get a stability in my case, तो फिर मैं धीरे धीरे उसको स्टॉप करता हूँ, फिर मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन काफी केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ तुम वो सब कम करना, बंद करना, ये सब नहीं कर सकते हो। लाइक इन हाइपर टेंशन, लाइक इन डायबिटीज, जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ चालू है तो तुम उसमें मस्ती नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलूँ तो कन्विंस करना तो सर पेशेंट ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो घूम के आ रहा है तो ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है कि ही वांट सम बेटर थिंग, या फिर ही वांट्स कि मैं उसको आयुर्वेदिकली ही अप्रोच करूँ। अगर तुम भी सेम मेडिसिन दे रहे हो तो फिर तो वो उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और सेकंड थिंग, कन्विंस करना इज अ डिफिकल्ट थिंग इन मुंबई सिटी। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली तो कन्विंस करना इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर पंचकर्मा एंड एवरीथिंग। बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉलोअप तक जब उसका ट्रस्ट आ जाता है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चालू कर दो, देन वी कैन कन्विंस। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वन डे प्रोसीजर, इट टेक्स टाइम। ओके। इसमें एक छोटा सा चीज मैं भी ऐड करता हूँ। जैसे जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, जब भी जो जो नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो नए प्रैक्टिशनर है ना, वो हर चीज इस तरीके से बोलते हैं, मतलब पूरा मेडिकल टर्म में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, जैसे अभी मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता था पहले, तो ना स्लम एरिया था। अगर आप लोग मेरा लैंग्वेज देखोगे ना, ज्यादा करके मुंबई का जो एकदम जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, जो टपोरी लैंग्वेज, मेरा ज्यादा लैंग्वेज वैसे ही है, क्योंकि मेरा जो कम्युनिकेशन होता है उनसे बहुत ज्यादा होता है। अभी तो उस टाइम पे हम लोग को किस तरीके से बात करना चाहिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। किसी भी पेशेंट को जब भी समझाना है, सबसे पहले एक व्हाइट पेपर ले लो, जो भी चीज बताना है हर चीज ना लिख के डायग्राम से, ये चीज से जब तुम समझाना चालू करोगे तो इसका फायदा ना अलग चीज होता है। क्योंकि जब हम लोग ऐसे ओरली बताते हैं ना, तो बहुत सारे टर्म्स उनको मालूम नहीं होते, वो सब उनके ऊपर से जाता है और वो हाँ हाँ मुंडी हिलाएंगे। जब कुछ गड़बड़ होगा, ये तो आप बता ही नहीं थे, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। इसीलिए कभी भी देखोगे जो जितने भी बेस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो एक व्हाइट पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं, हर चीज डायग्राम से बना के बताएंगे। मैं जो ड्रग देने वाला हूँ ये क्या करेगा, यहाँ पे हर चीज बताएंगे। तो ये एक हैबिट रखो, किसी भी पेशेंट को अगर एक्सप्लेन करना है, पेपर पेन का यूज करो। इसका इम्पैक्ट भी बहुत अलग आता है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अलग आता है। राइट सर?
राइट। वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को लग रहा है कि एक दो सेशन और लेना चाहिए, तो मैं अभी समअप करता हूँ। दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे आपका एक डर्मा एकेडमी है, अलग अलग आपने सिटीज में जाके कंडक्ट किया है, अगर किसी स्टूडेंट को आपके पास अगर सीखना होगा, जैसे किसी कहीं पे अगर उनको ऑर्गेनाइज करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं जिनको मतलब स्किन का प्रैक्टिस करना है, उनको मालूम नहीं है कि हम लोग को किस तरीके से करना है। हर जगह जैसे भी यहाँ से मुंबई से बाहर निकलेंगे, रिमोट में जाएंगे तो उतना पता नहीं है उनको, अगर सीखना रहेगा तो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, मेरा जो सेशन है ये मुंबई में, पुणे, नासिक में होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। बट अभी मैंने 2-3 सिटीज और कवर किया है। अभी 22 ऑफ, मैं प्रमोशन कर सकता हूँ मेरे से? हाँ हाँ जरूर। सो 22 ऑफ अभी सितंबर को 2 जगह पे लेक्चर है एक ही दिन में। तो नासिक में मॉर्निंग में होगा और इवनिंग में होगा संगम में। सो बेसिकली इट्स अ 3 आवर्स स्किन स्पेशल। तो उसको लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको 17-18 जो कॉमन डायग्नोसिस है वो अपने आप तुमको सीखने मिल जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट पार्ट। और बाकी जो केसेस है जो डिफिकल्ट वाले उसका एटलीस्ट अप्रोच तुमको मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा जो स्टार्ट है वो ये लेक्चर से तुम डेफिनेटली कर सकते हो। अगर तुमको बुक्स के पहले अगर कुछ देखना है तो मेरे को तो लगता है कि स्किन स्पेशल 1 या फिर 2 जो लेक्चर है वो आपके सिटीज में है तो आप अटेंड करो। और उसका ऐसा है कि ये थिएट्रिकल फॉर्मेट में है। तो थिएट्रिकल फॉर्मेट यानी कि आपको डेफिनेटली 3 आवर्स का भी बोर नहीं होगा। इट हैज गॉट सस्पेंस, इट हैज गॉट ट्विस्ट, इट हैज गॉट फन। सो इट्स अ फन लर्निंग वाला 3 आवर सेशन। तो अगर उनको अप्रोच करना है तो आप उधर हॉस्पिटल कभी भी आ जाओ, मैं हर बार होता हूँ। आज मैं घर आया हूँ लेकिन रेसिडेंसी मेरा अभी भी है। तो आप कभी भी उधर आ सकते हो, मिल सकते हो मुझे कॉल करके। सेकेंड थिंग, मुझसे सीखना है तो मेरा इंस्टाग्राम पे चालू रहता है केसेस और लेक्चर्स। संडे टू संडे होते ही रहते हैं क्लिनिकल डिस्कशन, आप वो अटेंड कर सकते हो। और थर्ड, आप ऑफलाइन लेक्चर्स भी जहाँ भी कहीं होगा पास में तो आप वहाँ पे कर सकते हो। यस। सर ने बहुत अच्छा गाइड किया अभी। सर ने स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, जो लोग भी स्किन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि स्किन में टोटल गिन के 80 के करीब सर ने बोला कि डिजीज है, उसी पे अपना पूरा गेम है। तो 80 डिजीज मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे हिसाब से। 80 डिजीज पे अगर हम लोग मास्टरी अगर कर लेते हैं, तो मेरे सर ने जिस हिसाब से बताया, तो हम लोग अच्छा खासा स्किन के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और एक आध दो फेल होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर ने जिस जो एकदम कोर बताया, स्किन जिसको भी स्किन में प्रैक्टिस करना है, तो ये जो सर ने बोला 80, मान लो 50 डिजीज पे भी अगर हम लोग अपना एक पकड़ बना लेंगे, बहुत अच्छा स्किन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पे सबको फोकस करना चाहिए। ठीक है, 80 डिजीज मतलब 80 दिन पढ़ना भी स्टार्ट करो और काम चालू करो उस पर। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, हमारा जो शो है द प्रैक्टिकल टॉक, इसका मेन एम यही है कि जो लोग भी मतलब अभी सोच रहे हैं कि हम लोग आगे क्या करें, आगे किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें या फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करें, तो ये उनके लिए हम लोग ने शो को डिजाइन किया है। अलग अलग तरीके से जो भी अभी जैसे भी जो भी गेस्ट को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस जब आपके साथ में शेयर करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल टॉक है ये बीएमएस यूजी पेज पे हमेशा होता रहेगा। वीक में ऐसा, वीक में मतलब कभी भी मैं लेता हूँ, क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते कोई भी डेज, तो उससे पहले मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आप लोग इसको अटेंड जरूर कीजिए और आपका जो माइंड है उससे ओपन होगा कि हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं। ओके सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग एंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया है प्रैक्टिकल टॉक के लिए। एंड इट वाज ग्रेट सेशन विद यू अगेन। डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में भी देखते हैं ऐसे सेशंस लेते रहेंगे। और आपका भी ओके काम सर। काफी अभी मौर्य पब्लिकेशंस के तरह मेरे यूजी डेज से सुनता आया हूँ। मुझे याद है मेरे दोस्त पवन पाल मेरे बैचमेट थे, वो आपके जिगरी दोस्त थे, तो उन्होंने भी काफी बताया था आपके बारे में। सेकेंड थिंग, आपके जो पुणे कॉलेज में था तो मेरे जो जूनियर जो मेरे जो बैचमेट्स थे वो भी आपसे काफी गाइड करते आए हो आप उनको। तो मुझे आपका पहले से पता था कि मौर्य पब्लिकेशन है ऐसा, और वो बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपने किया है, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। ठीक है सर, एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि ऑनलाइन भी स्किन का कुछ कोर्सेस आ सकता है क्या? हम लोग इसके ऊपर प्लान करेंगे आगे। ठीक है, यस डेफिनेटली विल थिंक ऑन इट। चलेगा। थैंक यू सर।